स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक मैग्नेट है और यहां पे हमने रखी है एक कॉइल सपोज टू बी, और यहां पे लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। अब हम एक मैग्नेट को इसके क्लोज लेके जा रहे हैं, तो उस समय हमें कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होता हुआ दिखाई देता है इस कॉइल के अंदर। तो उस सिचुएशन पे कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है? तो आप जानते हैं कि इसके बारे में किसने बताया था? फैराडेज ने बताया था, और इसे हम फैराडेज लॉ भी कहते हैं। तो इट मीन्स इसका जो आंसर होगा एम्पियर सर्किट लॉ नहीं, फैराडेज लॉ होना चाहिए यहाँ पे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो सिंपली हमें यही बताता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो कॉइल जो उसके साथ लिंक्ड है उसमें कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होता है। तो सेम फिनोमेना हमारा यहां भी हो रहा है, तो इट मींस यहां पे यूज होगा फैराडेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, more deflection will shown when the galvanometer shown by the galvanometer when magnet is uniform motion toward the coil, uniform motion away from the coil, magnet is in accelerated motion toward the coil, या फिर magnet is at rest near the coil। देखिए यही क्वेश्चन है अगेन, ये आपको कॉइल दी हुई है, ये आपको मैग्नेट दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि अगर ये कॉइल ये मैग्नेट इसके पास जाएगा तो उस समय करंट इंड्यूस होगा, और जब करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट करेगा कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन। तो वो जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा कब शो करेगा? इस मैग्नेट को हमें कैसे ले जाना चाहिए? देखिए अगर आप इस मैग्नेट की वेलोसिटी को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे तो सोचिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से कॉइल के अंदर जाएगी। इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर जा रही है, तो इट मींस इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज हो रहा है, और हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट क्या होगा? बढ़ने लगेगा, जितना ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो इट मींस हमें इसे यूनिफॉर्मली नहीं मूव करवाना है, एक्सेलरेटेड वे में बढ़ाना है। इसका मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, जितना जल्दी जल्दी पहुंचेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक चेंज देखने को मिलेगा आपको, और फाइनली वहां पे डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, मैग्नेट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन टूवर्ड द कॉइल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द कोर लेंथ ऑफ अ इंडक्टर इज डबल। आपको एक इंडक्टर दिया हुआ है और उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और जो उसकी लेंथ है उसे हमने क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। क्लियर? कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया। इसने पूछा इसके सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने इसके सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है जब हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं। L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो इसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया और लेंथ को भी डबल कर दिया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक म्यू नॉट n को अगर आप डबल कर देंगे, दिस इज लाइक 2n का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा a, लेंथ को भी डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगी सिंपली यहां पे। अब आपको क्या करना है? एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ एक 2 रह जाएगा। तो इट मींस पहले के कंपैरेटिवली आपका इंडक्टेंस क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे बी इस सिचुएशन पे। क्लियर? फॉर्मूले पे पुट करनी है वैल्यूज को, आंसर इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट, ऑसिलेटिंग मेटालिक पेंडुलम इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, स्लो डाउन टू बिकम फास्टर, रिमेन अनअफेक्टेड, ऑसिलेटिंग विद चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको एक मेटालिक पेंडुलम दिया हुआ है जो कहां रखा गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और वो कैसे डायरेक्टेड हो रहा है? टूवर्ड द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द ऑसिलेशन। इसका मतलब देखिए कि परपेंडिकुलर है ये प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग सोचिए ये आपको दिया हुआ है इस तरीके से, कुछ मैग्नेट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया है? इस तरीके से किस चीज को रखा हुआ है? हमने एक पेंडुलम को रखा हुआ है। तो आप पेंडुलम के अकॉर्डिंग सोचिए, जब आप उस पेंडुलम को इसके अंदर रखेंगे और वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, तो पेंडुलम क्या है? एक कंडक्टर है, और आप जानते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसकी मूवमेंट की वजह से, तो उस कंडक्टर के अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। आप जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एडी करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके। तो इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी चेंज आ रहा है उसे अपोज कर रहा होगा एडी करंट। तो इट मींस जो मोशन हो रहा होगा जिस डायरेक्शन पे, वो उसे क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इट मींस जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एडी करंट उसे अपोज कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एडी करंट उसे अपोज कर रहा है। तो जब वो उसे अपोज करेगा तो उसकी स्पीड पहले के कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगी।
तो इट मीन्स आंसर हो जाएगा वो क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा। ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडी करंट। तो यहाँ पे आ जाएगा एक एडी करंट जो कंडक्टर्स के अंदर इंड्यूस होता है। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, अ मेटालिक सिलेंडर इज हेल्ड वर्टिकली एंड देन or small magnet is dropped along its axis, it will fall, acceleration greater than g, that means, and then next is acceleration is less than g, acceleration is equal to g and a is equal to 0। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो देखिए खुद सोचिए कि अगर कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने एक सिलेंडर लिया और यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट को ड्रॉप किया। जब हम बार मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे तो उस सिचुएशन पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो जैसे ही बार मैग्नेट को पास करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे इंड्यूस होगा एक करंट जिसे हम बोलते थे कंडक्टर में एडी करंट। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? इसकी डायरेक्शन होती थी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो इट मीन्स अगर ये मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, अपवर्ड होने वाली है, मतलब उसे अपोज करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए कि अगर एक नॉर्मली एक फ्रीली फॉल बॉडी जब नीचे की तरफ आती है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। लेकिन यहां पे अब एक एडी करंट है जो उसे अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब जो वो 9.8 वैल्यू थी अब वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, अब वो उससे कम हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज ऐसी है जो उसे अपोज कर रही है जिसका नाम एडी करंट है। तो इट मीन्स अब जो इसकी वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की वो डेफिनेटली ग्रेविटी से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे बी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट व्हेन करंट इन द सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए सिंपल है, आपको दिया है एक सर्किट है जिसका ईएमएफ आपको 200 वोल्ट दिया है, वहां पे करंट जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, कुछ आपको दिया हुआ है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, कितने टाइम पे, 0.1 सेकेंड में। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए इस सिचुएशन पे। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होता था, लाइक ई इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हुआ करता था जिसका हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब सिंपली नेगेटिव में ईएमएफ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती थी। अब हमें एल की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई और नीचे क्या आ जाएगा डी आई बाय डी टी, और यहां पे वैल्यू होगी आपके पास एल बच गया यहां पे नेगेटिव। अब सोचिए कि यहां पे ईएमएफ की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 200 वोल्ट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ई की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 200, ई की जगह पे हम पुट कर सकते हैं यहां पे 200। चेंज इन करंट, तो चेंज इन करंट फाइनल कितना हो गया 0, इनिशियल कितना था 5, तो डिफरेंस कितने का आएगा -5 का, क्योंकि 0 - 5 हो जाएगा। तो इट मींस यहां पे आएगा -5 और टाइम कितना लगा इसे 0.1 सेकेंड। तो आप सोच सकते हैं 0.1 जो है ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक तो ये हो जाएगा 200, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 5 नीचे ऊपर आ गया 0.1, यहां से आप इसे हटाइए नीचे आ जाएगा 10, इसे कैंसिल कर दीजिए, वैल्यू हो जाएगी 4। तो इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 4 हेनरी। तो इट मीन्स आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। इट मीन्स हमें सिर्फ फॉर्मूले पे E इज इक्वल टू -L di/dt पे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू को, और उसके बाद हम आंसर यहां से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट अ इंस्टेंट t इज इक्वल टू दिस, द EMF इंड्यूस इन द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको दिया हुआ है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको ये दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि कितना EMF इंड्यूस हुआ होगा दूसरे सेकंड पे, सेकंड पे मतलब, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें एग्जैक्टली पता है E इज इक्वल टू क्या होता था -d∅/dt, ये हमारा फॉर्मूला होता था। इसका यूज करेंगे, हमें फाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दिस इज लाइक -d/dt, और फाई की जगह हम लिख दिया 60² - 80 + 5। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से, तो ये नेगेटिव 2 जो होगा वो आगे आ जाएगा, 6 × 2 में 2 कितना हो जाएगा 12, पावर में से कम हो जाएगी तो बच जाएगा सिर्फ t। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, दैट मींस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा -8, और इस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब हमें इसकी जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। दिस इज लाइक E इज इक्वल टू, कौन से टाइम पे पूछा है 2 सेकंड पे, तो आप क्या करिए t की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो दिस वन इज लाइक 12 × में 2 -8,
तो 12 इंटू में 2 हो गया 24 और -8, तो 24 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बच गया 16। तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास -16 वोल्ट। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन -16 वोल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल कैरिंग करंट आई इज यू। एक आपको दिया हुआ है कि कॉइल है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर कर रही है वो कितनी है, यू है। जब करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई। इफ करंट इज हाफ, अगर आप उस करंट को हाफ कर देते हैं तो आपसे पूछा है कि कितनी एनर्जी स्टोर करेगी कॉइल के अंदर। तो कॉइल का मतलब हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर की जो एनर्जी होती है हमने पढ़ा है L इज इक्वल टू हाफ, जो एनर्जी होती है इंडक्टर की, हाफ Li²। तो इट मीन्स हम यहां पे देख सकते हैं ये इसकी पहले एनर्जी थी जब करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई फ्लो कर रहा था। अब सोचिए यहां पे कि नई वाली एनर्जी क्या होगी अगर करंट हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब I/2 लिख सकते हैं यहां पे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, I/4। इट मीन्स आंसर आएगा आपके पास हाफ Li², नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। अब सोचिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो दोनों में कॉमन है, बस नीचे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब जो नई वाली एनर्जी है वो पहले वाले के कंपैरेटिवली 1/4 टाइम कम हो चुकी है। तो इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा U/4 वैल्यू। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच दैट इट अपोज द वेरी कॉज दैट हैज। देखिए जो इंड्यूस करंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है जो उसे प्रोड्यूस करता है एक्चुअल में। तो ये किसने बताया था, किससे हम निकालते हैं इस डायरेक्शन को, तो हमें पता है ये किससे निकाला जाता है, लेंज लॉ से। तो लेंज लॉ जो था वो बेसिकली हमें यही डिफाइन करता था कि पोलैरिटी क्या होगी उस इंड्यूस करंट की जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L। आपको एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप दिया हुआ है जिसकी लेंथ आपको गिवन दी है L, उसका रेजिस्टेंस है R, मूव कर रहा है इन इट्स प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स एक्सिस। तो वन ऑफ इट्स एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है एक्चुअल में, ठीक है, और वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट इन टाइम, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है, टाइम के साथ। स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर इनटू अ प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब यहां पे हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के हर जगह देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। द करंट इंड्यूस इन द लूप। अब आपसे पूछा जब इसे इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो कितना करंट इंड्यूस होगा, BLV/R क्लॉकवाइज, BLV/R क्लॉकवाइज, 2BLV एंटी क्लॉकवाइज या फिर 0। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अब आप सोचिए कि यार जब करंट इंड्यूस होता था तो उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मोशन में तो जा रहा है लेकिन अब ये सोचिए कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, तो अगर ये इसके अंदर यहां जाए कहीं भी जाए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली, यूनिफॉर्म, हर जगह सेम। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, तो करंट जो इंड्यूस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ऐसा होता अगर कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होता और कुछ पोर्शन अंदर होता, तब अगर हम इसे मूव करवा रहे होते तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आता जरूर। तब इसका आंसर होता था E इज इक्वल टू BLV, जिसे हम मोशनल EMF भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस A। आपको एक सर्किट दिया है, उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना, वो उसकी वैल्यू फाई दी हुई है, एरिया A दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है Q है, विच पासिंग थ्रू दिस टाइम थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय। अब आपको चार्ज की वैल्यू बतानी है कि कितना चार्ज होगा वो पास हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज आया तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा वहां पे। तो उस चार्ज की वैल्यू को आपको यहां पे निकालना है, और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, I इंटू में R। ये EMF जो इंड्यूस हो रहा है दिस इज लाइक I इंटू में R। अब आप जानते हैं अगर हम I की बात कर रहे हैं करंट की, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता था, dQ/dt, dQ/dt। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, करंट की हो जाएगी, और यहाँ पे Q की जगह में हम चार्ज लिख देते हैं। फिर अगर EMF इंड्यूस की बात कर रहे हैं, कितना EMF इंड्यूस हुआ होगा, तो EMF इंड्यूस हमने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू माइनस dφ/dt। आई होप ये क्लियर है। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। E इज इक्वल टू माइनस dφ/dt। तो इस E की जगह पे अगर मैं लिख दूं माइनस dφ/dt,
आई की जगह पे लिख दे डेल्टा क्यू बाय, दिस इज डी फाई बाई डी टी, सॉरी, एंड दिस वन इज डी टी, और यहाँ पे हमने लिख दिया आर। तो डी टी से डी टी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, चार्ज की, तो रेजिस्टेंस को कहाँ ले आइए, नीचे ले आइए। तो इट मीन्स हो जाएगा दिस डी फाई, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास आर नेगेटिव में, एंड दिस इज इक्वल टू डी क्यू, या फिर आप यहाँ पे क्यू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल चार्ज तो क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। अब देखिए ये आंसर कहीं देखने को आपको मिल रहा है डेल्टा क्यू बाय आर, तो आपको ये आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे डेल्टा क्यू बाय आर की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी डी ऑप्शन में। क्लियर, बस ध्यान रखना है आपको, जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे अपोजिट को। क्लियर हो रही है चीज, अपोजिट डायरेक्शन को, लेकिन चार्ज के केस में हमें ऐसा लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आप जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या फिर सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों की यूनिट सेम होती है और वो यूनिट है हेनरी। तो इट मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं आंसर में हेनरी, एच से हम इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी if the current in the primary circuit is raised by 5 ampere in 1 millisecond after closing the circuit, the induced EMF in the secondary coil. It means आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास दो कॉइल है और इस सिचुएशन पे जो करंट फ्लो कर रहा है वहां पे वो कितनी देर फ्लो करता है, वो फ्लो करता है कुछ 5 एम्पियर, वो भी 1 मिलीसेकंड में। तो जब भी आप जानते हैं करंट में कोई चेंज आता है तो फाइनली क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो वो जो ईएमएफ है वो कितनी इंड्यूस हुई है उसकी नेबर सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो हमें जब ईएमएफ निकालनी है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। तो इसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस इज लाइक 1.5। आपको करंट की वैल्यू गिवन दी हुई है, लाइक करंट की वैल्यू आपके पास 5 एम्पियर यहाँ पे, और फाइनली टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिलीसेकंड, दैट मीन्स 10 की पावर -3। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस वन इज अबाउट 7.5 और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड विद कोर मटेरियल लाइक दिस, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज। तो इसका मतलब हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है एक सोलेनॉइड की, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू म्यू आर आपको दी हुई है, एरिया ए, नंबर ऑफ टर्न्स एन और लेंथ एल दी हुई है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनॉइड के लिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, अब हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल। तो यही हमारा फॉर्मूला होता था यहाँ पे जो हम यूज करते हैं फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी सोलेनॉइड। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इजिली बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज लूप मूव normal to the constant electric field between the plates of a large capacitor, no dash is induced in the loop। देखिए सिंपल है, अगर आप एक क्लोज लूप को नॉर्मली मूव करवा रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी कैपेसिटर के बीच में, तो यार उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा तो करंट इंड्यूस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज नहीं होगी, तो नो करंट इज इंड्यूस्ड इन दी लूप। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो आपको पता है, देखिए अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोई कंडक्टर, ठीक है ना, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उसका जो सरफेस है एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया नॉर्थ और दिस वन इज साउथ। तो अब देखिए ये फील्ड जो है, मान लीजिए यहाँ पे दो बार मैग्नेट्स हैं और मैंने इस तरीके से एक प्लेट लगा दी। तो अब इस प्लेट पे देखिए लाइंस कैसे आ रही हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन जब मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा तो मुझे इसके ऊपर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जो इसका एरिया वेक्टर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शंस क्या होने वाली है, सिचुएशन पे सेम होने वाली है। तो फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे अलोंग होंगे। तो इट मींस जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो डेफिनेटली फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इट मींस आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज मैक्सिमम
व्हेन अ मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर द कॉइल। आपको यहां पे क्या दिया हुआ है कि जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है क्या वो मैक्सिमम होगा अगर मैग्नेट स्टेशनरी हुआ। आप जानते हैं कि अगर मैग्नेट स्टेशनरी हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो इन्होंने बोली है मैक्सिमम होगी, वो एक्चुअल में जीरो होने वाली है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट हो चुकी है। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। तो आपको पता है कि एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिहाफ पे काम करता है। उसमें हमने देखा था जो आर्मेचर होता था वो घूमता था इस तरीके से, कहां पे, दो मैग्नेट्स के बीच में। तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता था जब वो मूव रोटेट करता था, तो इसकी वजह से करंट इंड्यूस होता था। तो आंसर आएगा यस, दैट मीन्स ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Self inductance of a coil increase when the iron core is introduced in the core of the coil. Self inductance का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, L is equal to, this one is mu, और हम यहाँ पे यूज करते थे n स्क्वायर a by l। तो इसने बोला है कि अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, सपोज टू बी कोर के अंदर आयरन का, तो इट मीन्स अगर आप आयरन कोर का यूज कर रहे हैं वहां पे, तो डेफिनेटली यार उसका जो पहले के कंपैरेटिवली इंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं म्यू पे डिपेंड करता है। तो इट मीन्स ये जरूर आपका चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स आंसर हो जाएगा ट्रू। कटिंग स्लॉट्स इन द कॉपर प्लेट ऑसिलेटिंग बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। अब आप लोगों ने देखा था कि आपको एक कॉपर प्लेट दी हुई है, उसके बीच में से हम क्या करते थे, कुछ इस तरीके से उसके एरिया को कम करने के लिए कुछ इस तरीके से उसे कट कर देते थे। तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन था कि जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते थे वहां पे कुछ ना कुछ एडी करंट इंड्यूस होता था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम चाहते हैं उस एडी करंट को कम से कम किया जाए, कहीं ना कहीं उसकी वजह से लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से आप यहां पे लिख सकते हैं कि उन्हें इसीलिए कट किया जाता था। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। एडी करंट आर प्रोड्यूस इन द कॉपर प्लेट व्हेन इट हेल्ड स्टैटिक बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। दो मैग्नेट रखे हुए हैं और यहाँ पे कंडक्टर है, तो क्या उसमें एडी करंट आ जाएगा, नहीं। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तब तक कोई एडी करंट इंड्यूस नहीं होगा, मतलब मोशन का होना जरूरी है किसी का भी। तो इट मीन्स यहां पे आ जाएगा आंसर फॉल्स।